एसी रिपेयरिंग का वर्कशॉप बनाने के लिए कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना रुपया खर्चा होगा। यानी कि अपना एसी रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने के लिए अपना खुद का शॉप बनाना चाहते हैं, खुद का दुकान खोलना चाहते हैं, तो कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना खर्च पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। जितने भी टूल्स से यूज होते हैं सब टूल्स के नाम बताऊंगा और इसके प्राइस बताऊंगा, और आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए खर्च होंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि अगर आप एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का या फिर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्योंकि जब रिपेयर करेंगे तो उसमें सब कुछ एक ही टूल से सब कुछ हो जाएगा। आप अगर एक टूल्स खरीदते हैं उससे आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और वॉशिंग मशीन और गीजर जो भी आप रिपेयर करना चाहते हैं सब कुछ एक ही टूल से हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आप बड़ी किस्मत वाले हैं कि हमने ऐसा लाइन चूज किया है, हमने ऐसा लाइन चुना है कि ये समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आगे चल करके। बड़ी प्रॉब्लम तो उनके लिए खड़ी होती है, बड़ा बजट उनके लिए खर्चा होता है जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता है, जिन्हें किसी भी प्रकार का टेक्निक नहीं होता है। उनके लिए ज़्यादा कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा करेंगे तब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्निक है यहाँ पर, इसलिए हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टेक्निक जितना है ना सब हमारे माइंड में भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो कुछ बेचने के लिए, सिर्फ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आप एक टूल से एक स्पेयर पार्ट लगा करके आप कितना कमा सकते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप धैर्य रख करके वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा कि अगर आप रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, नया इंस्टॉलेशन के लिए उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है टूल्स, वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। यही सारे टूल्स आपके काम में आएंगे, लेकिन आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत कितना, बहुत 500 से 1000 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप रेफ्रिजरेटर आप अगर रिपेयर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन या फिर आप एयर कंडीशनर, सबसे पहला टूल्स जो मेन होता है वो होता है क्लैम्प मीटर। आपको मैं इमेज भी दिखाता रहूँ, ये होता है क्लैम्प मीटर। अब इसका क्या काम होता है, सबसे पहला नंबर क्लैम्प मीटर आपके पास होने चाहिए। और आज के समय में, पहले तो नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें आप नॉर्मल क्लैम्प मीटर यूज करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, काम चल जाता था। लेकिन आज के समय में आपको डिजिटल क्लैम्प मीटर आपको लेना पड़ेगा। क्यों, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि डिजिटल क्लैम्प मीटर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आज के समय में इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर और इन्वर्टर एयर कंडीशनर, इन्वर्टर टाइप फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर, सब इन्वर्टर आ रहे हैं जो कि आप नॉर्मल क्लैम्प मीटर में आप चेक नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये डिजिटल क्लैम्प मीटर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको ना कंप्रेसर, चाहे रेफ्रिजरेटर का हो या फिर एयर कंडीशनर का हो या फिर फैन मोटर, आउटडोर फैन मोटर, इंडोर फैन मोटर, अगर आपको चेक करना है तो आपको डीसी में चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं नॉन इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर, जो कि जिसमें कंप्रेसर और फैन मोटर, आउटडोर का इंडोर का दोनों डीसी यूज किए जा रहे हैं, जो कि आप नॉर्मल क्लैम्प मीटर से चेक नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्लैम्प मीटर लेना पड़ेगा डिजिटल। क्योंकि डिजिटल लेंगे तो नॉन इन्वर्टर भी आप चेक कर सकते हैं उससे, एसी डीसी दोनों। और अगर आप इन्वर्टर टाइप चेक करते हैं तो भी आप उसमें डीसी एसी जो दोनों चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको डिजिटल क्लैम्प मीटर लेना पड़ेगा। ये तो हो गया। अब इसकी प्राइस क्या होगी, इसको भी मैं साथ में क्लियर करता चलूँ कि इसकी प्राइस क्या होगी। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप नीचे जा कर के चेकआउट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर कमीशन मिलेगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मेरा कोई भी स्पॉन्सर नहीं है इसमें। तो आप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर एक एक करके सारे टूल्स आप चेकआउट कर लीजिए कि कितने प्राइस का है अमेजोन पे और आपको ऑफलाइन में कितना मिलता है। वैसे आपको जितना ऑनलाइन मिलेगा उससे थोड़ा सा कम आपको ऑफलाइन मिलेगा, जो कि आप कहीं से शॉप पे जा कर के ख़रीदते हैं।
तो यहाँ पर वैसे सऊदी अरब में अगर बात की जाए तो ये लगभग 80 सऊदी रियाल का यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर इंडियन करेंसी में इसकी बात की जाए तो कम से कम ये 12 से लेकर के 1500 के अराउंड में आपको मिल जाएगा डिजिटल किलोमीटर। तो आप चेकआउट कर लीजिए कितना है, वैसे मुझे मालूम नहीं है इंडिया में, तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ। किलोमीटर हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर की। स्क्रू ड्राइवर माइनस और स्टार स्क्रू ड्राइवर आपके पास होने चाहिए दोनों, वो भी एक बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर स्टार, और एक बड़ा वाला एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर माइनस फ्लैट जिसे कहते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर आपके पास होने चाहिए। ये सब मेन चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं उसको भी मैं बताऊँगा, और इसके साथ में कितना और भी आपको स्पेयर पार्ट कितना ख़रीदना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा स्पेयर पार्ट आपको ख़रीदना है। और आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरह से काम करना है ये भी मैं बताऊँगा लास्ट में। ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। अब आपके पास ट्यूब कटर होने चाहिए। अब स्क्रू ड्राइवर से देखिए, स्क्रू ड्राइवर से तो हर चीज़ों को पता है कि स्क्रू खोलने के काम में आता है, स्क्रू खोलने में और इसको बंद करने में काम में आता है। और एक जो ड्रिल जैसा होता है स्क्रू ड्राइवर, जो जिसे हम ड्रिल में लगा करके खोलते हैं, वो सब एडवांस में चला जाता है, वो बात की बात है, उसे में हम बाद में बात करेंगे। वो सब एडवांस में होता है, लेकिन जब स्टार्टिंग कर रहे हो कम बजट में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर आपको लेना है माइनस और स्टार, और दो लेना है, एक छोटा एक बड़ा। ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, आपके पास प्लास और नोज प्लायर होने चाहिए। अब देखिए, प्लास हर जगह काम में आता है। कभी भी वायर को कट करना हो, उसे छील करके उसे टेप मारने के लिए तो प्लास की ज़रूरत पड़ती है। नोज प्लायर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नोज प्लायर में क्यों यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी कॉपर पाइप को जब कट करते हैं ना, कट करने के बाद कभी वहाँ पर थोड़ा सा स्विंगिंग करने की ज़रूरत है, तो आप नोज प्लायर डाल करके ऐसे घुमा देंगे ना कॉपर पाइप में, तो फैल जाता है और दूसरा पाइप उसमें ज्वाइंट करके आप ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो आपके पास प्लास और नोज प्लायर होने चाहिए। वो उसमें डबल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में, आप जब बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगल आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर एक प्लास और एक नोज प्लायर होना चाहिए। ये होता है प्लास और नोज प्लायर। नोज प्लायर का जो नोज लंबा होता है ना, ये होता है नोज प्लायर। मैं डबल इमेज करके दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी से मैं ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि लंबे टूल्स होते हैं इसमें। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्यूब कटर की। ट्यूब कटर चौथे नंबर पे हमारा आता है ट्यूब कटर। इसमें भी आपको दो तरह के ट्यूब कटर आपके पास होने चाहिए। अब दो तरह के क्यों होने चाहिए ये भी समझ लीजिए। ट्यूब कटर का काम होता है पाइप को, कॉपर पाइप को कट करना, चाहे वो 5/8 का हो या फिर 3/16 का हो, कोई भी साइज़ का पाइप हो, उसे काटने के लिए ट्यूब कटर की ज़रूरत पड़ती है। अब दो ट्यूब कटर मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर जगह खाली होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें ट्यूब का जो कॉपर पाइप कट करना होता है, कभी कभी ऐसे जगह पे हमारा कॉपर पाइप होता है ना जहाँ पर हम ट्यूब कटर को बड़े वाले को नहीं चला पाते हैं, तो वहाँ पर हमें ट्यूब कटर छोटा वाला लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि दो तरह के ट्यूब कटर होने चाहिए आपके पास, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ताकि अगर जगह कहीं ना रहे तो वहाँ पर ट्यूब कटर को छोटे वाले को यूज कर लें। अगर खाली जगह है तो बड़े वाले को आप यूज कर सकते हैं। और छोटा वाला ट्यूब कटर है मोटे पाइप को, यानी कि 5/8 का, 1/2 का, ऐसे पाइप काटने के लिए यूज ना करें। ये 3/16 का और उससे थोड़ा पतला जो पाइप होता है वो काटने के लिए छोटा ट्यूब कटर का यूज करें, जहाँ पर बड़ा ट्यूब कटर नहीं चल सकता। तो ये आपके पास ब्रेजिंग सेट होना चाहिए। अब ब्रेजिंग सेट का काम कहाँ पे आता है, चाहे आप रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर आप रिपेयर कर रहे हो, एयर कंडीशनर या फिर डीप फ्रीजर या फिर वाटर कूलर, हर जगह ये काम में आता है। ये होता है ब्रेजिंग सेट। आप इसको कैन वाला भी यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन और एलपीजी से साथ मिल करके चलता है, आप उसे अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उतना पैसा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी 5/8 तक का पाइप आप इसमें ब्रेजिंग कर सकते हैं आसानी से। एक केन अगर आप खर्चा करते हैं तो एक केन से आप कम से कम, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, एक केन लगभग यही कोई 50 रुपये के अराउंड में मिलता है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इतना खर्चा करते हैं तो इससे कम से कम आप 10,000 कमा सकते हैं सिर्फ एक केन से, ये गारंटी है। अगर आप काम करते हैं अच्छे से और उसे अच्छे से चला पाते हैं तो ब्रेजिंग सेट आपको ये केन वाला लेना है। इसके साथ में नोजल आता है, नोजल भी आपको ले लेना है ब्रेजिंग करने के लिए। कोई भी अगर आप गैस चार्जिंग करते हैं या फिर कहीं लीक है उसे बंद करते हैं तो आपको ये ब्रेजिंग सेट की ज़रूरत पड़ेगी।
आप जैसे जैसे काम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप बड़ा वाला सेट ले सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन और एलपीजी से मिलके बन चलता है, ब्रेजिंग सेट, उसको ले सकते हैं। लेकिन पहले आप स्टार्टिंग जब कर रहे हैं तो छोटे वाले से स्टार्टिंग कर लें। और ब्रेजिंग रॉड होना चाहिए आपके पास, ये आप देख सकते हैं ब्रेजिंग रॉड, इस तरह का ब्रेजिंग रॉड। ये कहाँ पे काम में आता है, जब आप कॉपर पाइप को ब्रेजिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर पाइप को गर्म करने के बाद इसको पिघलाया जाता है जॉइंट के ऊपर पिघलाया जाता है, ताकि ये जॉइंट दोनों आपस में पकड़ ले। ये होता है ब्रेजिंग सेट। इसे ज़रूरत पड़ेगी आपको कोई भी काम कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीजर या फिर वाटर कूलर या फिर एयर कंडीशनर, हर जगह में। छोटे वाले से भी आप 5/8 तक का पाइप ब्रेजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास वायर टेप होने चाहिए। वायर टेप का काम कहाँ पे लगता है, कहीं भी तार को, वायर को कट करते हैं, उसे छील करके जॉइंट करते हैं तो वहाँ पर टेप मारने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो कॉमन सा है कि वायर टेप ज़रूरी है आपके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास स्लाइड रिंच होना चाहिए। आप देख सकते हैं स्लाइड रिंच, जिसे कुछ लोग स्पेनर भी बोलते हैं, इंडिया में स्पेनर बोला जाता है, स्लाइड रिंच ये होना चाहिए आपके पास। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्यों, हर एक साइज, जितने भी साइज़ के नट और बोल्ट आते हैं ना, आप इससे खोल सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पे फ्लेयर नट को बंद करने के लिए, खोलने के लिए, मतलब हर एक जितने भी नट आते हैं, नट बोल्ट को खोलने के लिए ये स्पेनर आपके पास 2 तरह के होने चाहिए, एक बड़ा साइज़, एक छोटा साइज़। और दोनों एक साइज़ का ना ले तो ये बेहतर होता है, क्योंकि एक छोटा साइज लेंगे तो छोटा छोटा काम करने के लिए हल्का होता है, उससे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बड़ा साइज़ का काम कब आता है, जब बड़ा स्क्रू आपको, बड़ा नट आपको खोलना होता है, फ्लेयरिंग नट 5/8 का खोलना होता है, तो आपको बड़ा स्लाइड रिंच की ज़रूरत पड़ती है। और ये स्लाइड रिंच आपके पास होने चाहिए, तो आप इंस्टॉलेशन के काम में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो स्लाइड रिंच आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ में छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी स्पेनर, जितने भी रेंच आते हैं ना, जिसे हम पाना भी कहते हैं, चाबी कहते हैं कुछ लोग, तो ये आपके पास होने चाहिए। छोटे से लेकर के बड़े तक जितने साइज़ में आते हैं, सारे साइज़ आपके पास होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, सस्ते में मिल जाता है, ये आपके पास होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके पास गोटी होनी चाहिए। गोटी जबकि एडवांस में चला जाता है ना, गोटी एडवांस में चला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा गोटी होता है ना। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, जो कंप्रेसर का जब हम तीनों नट खोलते हैं ना, तो 2 नट तो आसानी से खुल जाता है, लेकिन एक नट पीछे होता है जो कि आसानी से नहीं खोल पाता है। तो गोटी लगा करके हम टी पाना लगा करके खोलते हैं उसे, लेकिन फिर भी अगर वो ना रहे तो भी खुल जाएगा उससे। यही मैं कह रहा हूँ ना, एडवांस में चला जाता है ये। तो ये इस तरह से ये गोटी होना चाहिए। और आपके पास टी पाना होना चाहिए सारे साइज़ का। अब सभी साइज़ का नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्पेनर है, प्लास है और रिंच हैं सारे साइज़ के, तो भी आप अगर ये टी पाना सारे साइज़ का नहीं लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक टी पाना आपके पास होना चाहिए, कितना, 10 नंबर का, जो कि वॉशिंग मशीन का जब हम मोटर को खोलते हैं ना, तो वहाँ पर मोटर खोलने के लिए टी पाना की ज़रूरत पड़ती है। जो वाश मोटर का जो वाश टब होता है ना, उसे खोलने के लिए 10 नंबर का टी पाना आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप वाश टब को आप खोल ही नहीं सकते, वाश मोटर को आप खोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपके पास टी पाना ज़रूर होना चाहिए 10 नंबर का। वैसे भी बहुत कॉस्टली नहीं आता है, आप सस्ते में वो मिल जाता है। तो टी पाना सारे साइज़ का अगर आप ले लें तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, ये एडवांस में चला जाता है। तो इस तरह से होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि स्पेयर पार्ट, हो सकता है टूल्स में कुछ मैं छोड़ दिया हूँ, भूल गया हूँ, तो आप चेकआउट कर लीजिए नीचे आपको, क्योंकि ना देखिए मैं लिस्ट बना करके यहाँ पर नहीं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, लिस्ट नहीं बनाया हूँ मैं, जो मेरे दिमाग में है वो मैं बता रहा हूँ एक एक करके। ऐसा नहीं कि सीरियल वाइज हमने एक लिस्ट बनाया है और सारे लिस्ट को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे दिमाग में है वो मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ छूट रहा है तो आप उसे आप चेकआउट कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपके पास स्पेयर पार्ट कौन से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 लाख का, 2 लाख का या फिर 50,000 का आप स्पेयर पार्ट ला करके रख लें, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग जब आप अगर आउट एरिया में आप वर्कशॉप बनाते हैं अपना, तो आपको रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि वॉशिंग मशीन कौन से चलते हैं, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ओनिडा हो गया, केल्विनेटर हो गया। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि ज़्यादातर सेल करती हैं आउट एरिया में,
इन सब का रिले और ओवरलोड आपको रखना है अपने पास। कितना कितना बहुत हो गया, अगर आप 5-5 रखते हैं, 10-10 रख लेते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर 10-10 आप रख लेते हैं तो क्यों? क्योंकि रिले और ओवरलोड जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, और अगर ख़राब हो गए तो आप उसमें से चेंज कर लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, और 10 जितना ख़त्म होता है फिर आप मार्केट से उठा लीजिए फटाफट। कितना मैं ये बता रहा हूँ कि कम से कम में आप कितना में वर्कशॉप अपना ओपन कर सकते हैं। तो कम से कम आप 10 रिले 10 ओवरलोड आप रख लीजिए अलग अलग कंपनी के, क्योंकि ना सैमसंग में और केल्विनेटर में, एलजी में अलग अलग तरह के रिले हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के रिले आपको ले लेना है, बहुत कॉस्टली नहीं होता है। यही कोई 20-25 रुपये के अराउंड में आपको रिले ओवरलोड आपको मिल जाएंगे। बहुत हो गया वो आपको 30-40 में मिल जाएगा, क्योंकि आप बड़े मार्केट से परचेस करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये नहीं होता है कि आपको दूसरा रेट दिया जा रहा है और जो बड़े वर्कशॉप वाले हैं खरीदने आए उनको दूसरा रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब बड़े वर्कशॉप में आप जाते हैं ना खरीदने के लिए, तो वहाँ पर सबको एक रेट दिया जाता है, वहाँ पर 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं होता है। चाहे रिले लें, ओवरलोड लें, कैपेसिटर लें, कुछ भी लें, 1 रुपया भी डिस्काउंट नहीं होता है। वहाँ पर जो फिक्स रेट है उसी पर आपको मिलेगा। तो कभी भी आप परचेस कर रहे हो तो बड़े मार्केट में जाइए, बड़े वर्कशॉप पर, वहाँ से परचेस करके लाइए। वहाँ से ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप वहाँ से परचेस कर लीजिए। रिले ओवरलोड अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिले वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटर आप ले लेते हैं कम से कम 10 पीस कैपेसिटर। कौन से कैपेसिटर? जो कि वॉशिंग मशीन में कौन से कैपेसिटर यूज किए गए हैं, कितने यूएफ का, और रेफ्रिजरेटर में जो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं 2.5 से 3 यूएफ का, उस तरह का कैपेसिटर आप ले सकते हैं। कैपेसिटर, रिले, ओवरलोड इस तरह का ले। एसी का स्पेयर पार्ट आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको थिम्बल ले लेना है। थिम्बल हर जगह काम में आता है, चाहे वो आप रेफ्रिजरेटर आप रिपेयर कर रहे हों, या फिर डीप फ्रीजर, या फिर वाटर कूलर, कुछ भी। वहाँ जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आता है ना, जो कंप्रेसर जिसमें लगा होता है, उस में लगाने के लिए आपके पास थिम्बल होने चाहिए। ये होता है थिम्बल भी आप अगर 100 रुपये का थिम्बल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा थिम्बल हो जाएगा आपका, 6 महीना 1 साल पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थिम्बल कभी कभी लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, थिम्बल नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थिम्बल लगाना ही लगाना पड़ेगा। इसलिए आपके पास थिम्बल होना चाहिए कॉपर वाला। तो उसमें भी देखिए थिम्बल भी 2 तरह के आते हैं। एक होता है कंप्रेसर का थिम्बल अलग होता है, और जो अलग अलग जगह पे लगाते हैं उसका थिम्बल अलग होता है। कुछ टेढ़ा होता है, कुछ सीधा होता है। तो दोनों तरह के थिम्बल आप ले लीजिए, और कॉपर का थिम्बल लें। और जितने भी टूल्स आप ले रहे हैं, यानी कि प्लास, स्क्रू ड्राइवर और जितने भी ले रहे हैं, आपके पास सब ओरिजिनल अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आप अगर एक बार ले लेते हैं ना, तो 5 साल से 10 साल आपको पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी लें सब टूल्स अच्छी क्वालिटी का लें। क्योंकि स्क्रू ड्राइवर में अगर आप बात करें, स्क्रू ड्राइवर और प्लास में, तो कभी कभी कट करते हैं, वायर को कट करते हैं, किसी मोटे चीज़ को कट करते हैं, तो उसका जो धार होता है ना टूट जाता है। अगर बढ़िया वाला होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा, तो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एसी को, स्प्लिट एसी को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आप स्प्लिट एसी को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपके पास वही सारे टूल्स होने चाहिए, बस प्लस इसमें ऐड क्या करना है, आपके पास फ्लेयरिंग टूल होना चाहिए। आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है फ्लेयरिंग टूल। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप ये फ्लेयरिंग टूल आपके पास होना चाहिए। क्यों काम में आता है? किसी भी फ्लेयरिंग, जब फ्लेयर नट को हम लगाते हैं, स्प्लिट एसी आउटडोर को इनडोर को जब पाइप हम कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में, जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ्लेयर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कुछ एसीओ में तो कंपनी वाले फ्लेयर बना के देते हैं, लेकिन कुछ कंपनी वाले फ्लेयर नहीं बना के देते हैं, आपको पाइप अलग से ज्वाइंट करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ्लेयर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम में आता है फ्लेयरिंग टूल। इसके साथ में आपके पास एक नॉर्मल एक हथौड़ी होना चाहिए और एक छीनी होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं, ये हथौड़ी और छीनी ये आपके पास होना चाहिए इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो आप आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। एलकी होना चाहिए, एलकी का सेट होना चाहिए आपके पास। जितने भी नंबर के एलकी आते हैं ना, 2.5 से 10 जितने भी आते हैं, एलकी का पूरा सेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि स्प्लिट एसी का गैस खोलने के लिए, बंद करने के लिए एलकी की ज़रूरत पड़ती है, तो एलकी आपके पास होना चाहिए। ये सारे टूल्स आप परचेस कर सकते हैं। आपका 10,000 से 15,000 आप खर्चा कर देते हैं, तो आपका अच्छा खासा वर्कशॉप बन जाएगा।
आप दुकान खोल सकते हैं अच्छा खासा। तो अगर कुछ मैं टूल्स भूल गया हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।